तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 64 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। इसमें पीवाईक्यू रिसर्च तो आज के सेशन में होगी ही गाइज, लेकिन ये एक और चीज रिवील करने के लिए यहाँ पे यूपीएससी ने ना कुछ हिंट दे के रखे हुए हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट पेपर में कि भाई साहब हम इस साल सीएससी में क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं और क्या ट्रेंड होने वाला है। एक जो बहुत बड़ा वहम है कि ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट, ओनली थ्री स्टेटमेंट, हो सकता है यूपीएससी इसे डिसकंटिन्यू कर दे। ये वहम इस वजह से फैला क्योंकि इस साल जो है कोर्ट में इस पे केस हुआ और कोर्ट ने भी इस पे कोई डायरेक्शन देने की यूपीएससी को कोशिश करी कैट ने, लेकिन अगेन इस पर कोई सब्सटेंटिव डायरेक्शन इशू नहीं हुई। राइट, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड वेट। तो यस, तो इस पे कोई भी सब्सटेंटिव एक्शन यूपीएससी की तरफ से नहीं हुआ है। राइट, तो इस वजह से आप अ, जब ये देखेंगे, मतलब इस चीज को काफी डिबेट किया गया था एक्चुअल में, कैट में इस पे केस हुआ था और इस चीज पे काफी डिबेट हुई थी कि हाँ ये जो है ये रैंडमनेस को बढ़ा रहा है। क्लियर डायरेक्शन इस पे कोई भी इशू नहीं हुई और यूपीएससी ने अभी हिंट दिया हुआ है कि भाई साहब वो इन चीजों को डिसकंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, इन पे कोई प्रेशर इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि कंबाइंड जो साइंटिस्ट के एग्जाम में ना इन्होंने भाई अल्टीमेट लेवल के कुछ एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और आज का जो सेशन है ये एनवायरनमेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। शुरू करते हैं। देखिए, ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के इस साल 2024 का पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है। उस पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे, और पहली बार नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डीपली डीपली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसी लेवल पे इन्होंने पीवाईक्यू में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हुए हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 कह रही है सीएफसी रिमेन इनर्ट इन द ट्रोपोस्फियर बट स्लोली डिफ्यूज इनटू स्ट्रेटोस्फियर। हो सकता है यस। दूसरा कि सीएससीज इन अपर एटमॉस्फेयर आर सब्जेक्टेड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन generating free radical chlorine that immediately reacts with O3 to form radical called क्लोरीन मोनोऑक्साइड। हो सकता है। और फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड कैन इनिशिएट ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये तो हम सभी को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें कि फिर बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है बैन करने या फिर एक तरीके से रिड्यूस करने का एक टारगेट रखा गया, और अब जो है लगभग यूनिवर्सली इन्हें, ठीक है, एक तरीके से साइडलाइन किया जा चुका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। तो इन्हें रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे, ठीक है, फोम एलिमेंट्स के तौर पे, है ना, तो उनके तौर पे इसका यूज होता था। और ये स्टेटमेंट्स तीनों यहाँ पे करेक्ट है कि ये जो है ना ये इनर्ट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसी वजह से इनके इस पीवाईक्यू, इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे पीवाईक्यू बने हैं, हम अभी देखेंगे। ये बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिएक्टिव ना होने की वजह से ही इनका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा है। ठीक है, ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक टिक पाते हैं एटमॉस्फेयर में। राइट, और यूवी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करके टूट टूट जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन को ये, ठीक है, फ्री रेडिकल को वहां से तोड़ देंगे, और फिर ये क्लोरीन बाद में ये ओजोन के साथ ये रिएक्ट करके, ठीक है, ओजोन को बेसिकली ये डिप्लीट कर देगा। राइट, तो ये इसके आंसर है, तीनों इसकी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। अब भाई साहब ये पहली बार इन्होंने पूछा था, ये देखो 2011 का क्वेश्चन है। ये मैंने इंटेंशनली यहाँ पे डाल के रखा हुआ है क्योंकि मैंने एक बार जब क्लास ली थी तो कई लोगों को पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का पता नहीं था। उस पे इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल अंटार्कटिक रीजन में ज्यादा है कंपेयर टू। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों है, अंटार्कटिक रीजन में ही ज्यादा आपका ओजोन होल क्यों फॉर्म होता है, आर्कटिक में क्यों नहीं होता है। यहाँ से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दिस होल, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, presence of prominent solar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbon, absence of polar front, हटाओ इसे, increased temperature in polar region due to global warming, stratospheric clouds and inflow of क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी आपका गलत, ठीक है, स्टेटमेंट है। एक्चुअल में इसका जो आंसर है दैट इज दिस कि भाई साहब ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है ना, नंबर वन ये याद रखना है कि ये फॉर्म होते हैं लो टेम्परेचर में। जितना कम, जितना ठंडा कहीं पे टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा ये स्ट्रेटोस्फेरिक, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है, वो फॉर्म होंगे। और जो अंटार्कटिक रीजन है, ये अंटार्कटिक रीजन समंदर से घिरा होने की वजह से ज्यादा ठंडा होता है कंपेयर टू आर्कटिक रीजन, जो कि लैंड मास के थ्रू ज्यादा घिरा हुआ है। राइट, तो ये ज्यादा ठंडा होता है। तो जहां पे जितना ज्यादा कोल्ड होगा
वहां पे उस पोलर रीजन में नॉर्मली स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में सेकंड लेयर में क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, और मेनली वो पोलर फ्रंट की वजह से होते हैं। फ्रंट है ना, जैसे ही वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट, ये पोलर फ्रंट एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ से जो है कुछ मॉइस्चर ऊपर उठ जाएगा, इतना ऊपर उठेगा कि स्ट्रेटोस्फियर में ये एंटर कर जाए। और फिर स्ट्रेटोस्फियर पोलर एरिया में होता भी तो काफी डाउन है। हमने ये देखा है ना कि जो, मान लो जो ये आपका इक्वेटर का एरिया है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थिक होता है, राइट। भले ही डेंस कम हो लेकिन थिक होता है, इसकी मोटाई ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर की यहाँ मोटाई ज्यादा होगी। कहाँ? यहाँ इक्वेटर के पास। पोलर एरिया में इसकी हाइट बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली ट्रोपोस्फेयर भी पोलर एरिया में काफी ज्यादा, ठीक है, एक तरीके से इसकी हाइट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एयर काफी डेंस होती है, ठंडी एयर नीचे बैठने की कोशिश करती है, उसकी वजह से हाइट भी तो कम हो जाएगी। तो जो बादल ऊपर उठ रहे थे वो उठते उठते स्ट्रेटोस्फेयर में घुस जाते हैं, और ये वहां जितना ज्यादा कहीं पे ठंड होगी, उतने ज्यादा वहां पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनेंगे। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बने पोलर एरिया में, उस पे जो है ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आकर के बैठ जाते हैं, एक्चुअली सेटल हो जाते हैं। ये उनको एक सबस्ट्रेट दे देता है। फिर जैसे ही ये आपके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पिघलेंगे, तो यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी रिलीज हो जाएंगे, और ये वहां पे फिर ओजोन डिप्लीशन करेंगे। समझ रहे हो? तो नॉर्थ पोल क्योंकि कम ठंडा है कंपेयर टू साउथ पोल, इसलिए नॉर्थ पोल में कम डिप्लीशन होता है। समझ रहे हो? कंपेयर टू साउथ पोल, यहाँ पे बड़ा होल आपका जो है साउथ पोल में बनता है। ये इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो अगला फिर, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन ये 2012 में, 2011 में भी आया है इस पे क्वेश्चन, यूपीएससी ने सीएससी में 2012 में भी, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज। ये देख लो भाई साहब, ये है क्वेश्चन। ये 2023 में, वो मुझे मैंने वो, सॉरी मैं वो स्किप कर गया, लेकिन 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने, कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, राइट, इसी आई थिंक इसी पे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनके, ठीक है, वो मेनली कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो एमिट हो रहे हैं, कुछ ऐसे करके इन्होंने 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था, इस साल प्री में, और वो सेम था। उसमें प्लास्टिक फोम मेंशन था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेंशन था, एरोसोल केन मेंशन था। समझ रहे हो ना बात को? तो सेम चीजें वहां से भी पूछी गई है। अब देखो ये ट्रिक यूपीएससी ने यहाँ खेल दी, कि जब भी आपको टायर बनाना है ना भाई साहब, टायर में आप, ठीक है, मैं पहले बहुत कंफ्यूज हुआ कि यार क्यों नहीं सीएफसी का यूज अगर प्लास्टिक फोम में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन करने में कर रहे हैं, क्लोरीन का उसका यूज, फिर एरोसोल कैन्स में अगर आप कर रहे हैं वो प्रेशराइजिंग एजेंट के तौर पे, राइट, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, टायर में इसका यूज क्यों नहीं कर सकते होंगे? तो मुझे लगा कि इसका आंसर, ठीक है, 1 2 3 4 होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसका आंसर 1 3 4 है, और वो बिल्कुल सही बात भी है। वो क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा जो सीएफसी हैं, ये रिएक्टिव होते ही नहीं है। अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन टायर में डाल देंगे, रबड़ के अंदर डाल देंगे, ये रिएक्ट करेंगे ही नहीं। और ये कुछ ऐसे स्पेस है ना, ये वहां पे, ठीक है, जो बॉन्ड क्रिएट करना होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो क्रिएट करना होता है दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, उस बॉन्ड को ही ये ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड ही नहीं बना रहे हैं किसी दूसरी चीज के साथ, है ना। तो इसकी वजह से टायर की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए हटा हटा के उससे सीएफसी हटाया भी जाता है, ठीक है। ये जो इस तरीके की चीज होती है। सो आंसर इज 1 3 एंड 4। ये कुछ एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, इस पे बेस वो आगे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। ये मैंने फिर, ठीक है, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, और सारी आंसर कीज में, ठीक है, जो भी कोचिंग का था, उन्होंने बस आंसर दे के रखा था, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी थी कि व्हाई दे कांट बी यूज्ड इन टायर्स। तो ये जो दी, ये फिर चैट जीपीटी ने दी। भाई साहब स्टेबिलिटी में इशू आता है, नॉन फ्लेमेबिलिटी में इसका इशू आता है, नॉन रिएक्टिविटी का ये एक बड़ा इशू है, क्रॉस लिंकिंग इसमें नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको इतना ही कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें कवर करनी है साइंस एंड टेक में, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, एक बार कंसिडर कीजिए ज्वाइन करना। ऑल्दो ये सिर्फ 15 लर्नर के लिए पहले ये 2000 रुपया प्राइस था, लेकिन ठीक है, ये आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। 5 7 लर्नर और जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको बढ़िया रिकॉर्डेड क्लासेज अब तक के जो सेशन हुए हैं वो मिलेगी। डेमो लेक्चर आप यूट्यूब में जाकर के, यहीं नीचे जाकर के देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो भी बनाई है कि 2023 में इस, है ना, 9 घंटे का जो अपन वो कोर्स लिए थे, ठीक है, भगवान की दया से उस 9 घंटे के कोर्स में 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन जो है एक सिंगल सोर्स से आ गए थे। 80 85% क्वेश्चन सिंगल सोर्स से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे हेल्प हब 007 इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं, @ लगा करके, या फिर लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। सब चीजें इसमें कवर होगी, सारे पीवाईक्यू, सारी, ठीक है, टॉपिक, सिलेबस और करंट अफेयर वगैरह सब चीजें इसमें धीरे धीरे कवर हो रही है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो है हमने यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को रिसर्च करते करते मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज मिली भाई साहब, जहां से वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि कार्बन ब्लैक का एक्चुअल में यूज क्या है। ऐसी चीजों का वो बना रहे हैं।
जैसे उन्होंने बायोचार पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, वो किसी किसी भी ऊट पटांग चीज है ना, फॉर एग्जांपल वो बकी बॉल पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, ब्लैक कार्बन पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कार्बन ब्लैक पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं कि इसका यूज क्या है एक्चुअल में। हमें लगता है कि भाई साहब कार्बन ब्लैक मतलब भाई ये हमारा, ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ की जो ठीक है, जो अल्बिडो वगैरह है उसको खत्म कर देगा ये एकदम, ठीक है, पूरा हर चीज इसका नेगेटिव है। नो, एक्चुअल में ये एक बाय प्रोडक्ट होता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से। जो जब भी आप हाइड्रोकार्बन किसी को भी, ठीक है, मान लो कोयला आपने जलाया, कोई पेट्रोल जलाया, उससे जो आपका ब्लैक कार्बन निकल रहा है ना, कार्बन ब्लैक, राइट, इनकम्प्लीट बर्निंग बर्निंग की वजह से, ये बड़ा ही यूज की चीज है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये बकायदा, स्पेशली फॉर एग्जांपल टायर इंडस्ट्री में रबड़ को स्ट्रेंथन करने में इसका बड़ा यूज होता है, राइट। और इसकी जो है अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल कैपेबिलिटीज इसकी रहती है। फॉर एग्जांपल मटेरियल को मजबूत करने के लिए, यूवी है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, कलर है ना, कलरेशन के लिए, ओपेसिटी कंट्रोल के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए इसका यूज होता है। प्लास्टिक में, कोटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, रबड़ में, ठीक है, टायर में। तो ये कार्बन ब्लैक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बस ये सोर्स बेस्ड चीजें आपको पता होनी चाहिए, यूज बेस्ड चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसका केमिकल कॉम्पोजिशन से आपने उखाड़ ही क्या लेना है, या यूपीएससी क्या ही उखाड़ लेगा। साथ में देखो, मुझे यहाँ पे इस चीज को देखते देखते मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला 2000 का, कि सन 2000 में ये पूछा गया था कि लार्ज जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट है उसमें अमोनिया यूज होता है एज रेफ्रिजरेंट, बट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में नॉर्मली सीएफसी का यूज होता है, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड करके दिया। वाई? क्योंकि अमोनिया भी न्यूज में है, अमोनिया पे क्वेश्चन बन सकता है, पोल्यूटेंट भी है, ये एक कंसिडर किया जाता है। और लास्ट, ठीक है, 1-2 साल पहले बेरूत में जो है ब्लास्ट भी हुए थे, ठीक है, बेरूत में लेबनान में ब्लास्ट हुआ था, वो अमोनिया की स्टोरेज की वजह से हुआ था, कि वहाँ पे अच्छे से स्टोर नहीं हो पाया था, फ्रेंच राष्ट्रपति वहाँ गए थे, ये सब चीजें हुई थी। तो अमोनिया न्यूज में था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अमोनिया का यूज एज ए रेफ्रिजरेंट भी होता है, राइट। लेकिन ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, कि अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट लो प्रेशर। नो, हाई प्रेशर में आपको इसे लिक्विफाई करना पड़ता है अमोनिया को, राइट। लेकिन सीएफसी ऐसी है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये आप लो प्रेशर में, है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में भी एज ए रेफ्रिजरेंट ये काम कर सकते हैं। लेकिन अमोनिया इंडस्ट्री में इसलिए यूज होता है क्योंकि ये चीप रहता है, ठीक है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसका यूज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में ही नॉर्मली होता है, क्योंकि है ना एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अमोनिया टॉक्सिक होता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की टॉक्सिक वो नहीं होती है, ये टॉक्सिक उतने नहीं होते हैं, ये आपने याद रखना है। अब इसीलिए अमोनिया का यूज आप फ्रिज में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर रहे होते तो आप मर चुके होते अब तक। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब कोई लोग नीचे कमेंट में बोलेंगे भाई साहब अगर फ्रिज में नहीं यूज कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज कैसे यूज कर रही है सर, फूड प्रेजर्वेटिव के तौर पे। भाई साहब वो जो कोल्ड स्टोरेज में ये अमोनिया यूज करते हैं वो पैकेज्ड अमोनिया रहता है, राइट, पैकेज्ड अमोनिया रहता है। उस उसके यूज से आप जो है पूरी कोल्ड स्टोरेज उसमें कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है ओपन फ्रीली थोड़ा और खाने के ऊपर आपने छोड़ दिया, नो, मर ही जाएंगे सब लोग तब। समझ रहे हो? खाद बनती है इससे फ्यूचर में, यूरिया उरिया वो इसी से बनता है। खैर आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है? ये भाई साहब ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने 2022 में पूछा, सेम क्वेश्चन 2022 में, कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो एसिड रेन कॉज नहीं करवाती है, राइट। एसिड रेन कॉज नहीं करवाती है, हालांकि यहाँ पे वो गैस मेंशन नहीं है ये, राइट। अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से वो कौन सी गैस है, इनमें से वो कौन सी दो गैसेज हैं, या फिर तीन गैसेज हैं जो एसिड रेन कॉज, या फिर इनमें से कौन सी वो एक गैस है जो एसिड रेन कॉज करवाएगी। मेनली मेन फैक्टर है एसिड रेन का, नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि जो सल्फर के मॉलिक्यूल है उनका रिफ्लेक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं सन की सनलाइट को, है ना, एब्जॉर्ब नहीं करते वो। तो इसीलिए ये एक, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज ग्रेटेस्ट, ठीक है, हीट ट्रैपिंग एबिलिटी? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें, ठीक है। मीथेन की हीट ट्रैपिंग एबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है, कार्बन, है ना, और इन दोनों से ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड की होती है, इससे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। दिस इज द सीक्वेंस, आई थिंक एनीबडी कैन करेक्ट मी एज वेल।
राइट। एक बात आपको याद रखनी है और उन्होंने जो 2022 का क्वेश्चन पूछा कि एसिड रेन कौन कॉज नहीं करवाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एसिड रेन कॉज नहीं करवा सकती है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है, H2O के साथ मिलके ये कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है, पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं ये कॉन्सेप्ट। कौन आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करती? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन एसिड रेन नहीं करती? कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल बात, बाकी कुछ नहीं रटना है भाई जिंदगी में। ये देख लो, आगे देखो कि विद रेफरेंस टू रेफ्रिजरेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कैन बी अल्टरनेटिव्स टू ओजोन डिस्ट्रॉइंग chlorofluorocarbons in refrigeration and hydrofluorocarbons do not have any global warming potential। हटाओ इसे भाई, यही चीज इन्होंने 2016 में रिपीट करी। मैं फिर से बहुत क्वेश्चन में यहाँ इंक्लूड करना भूल जाता हूँ। 2016 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था किगाली एग्रीमेंट पे कि किगाली एग्रीमेंट जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को जो है ये बैन करता है, क्यों? इसके मेन कारण क्या है? ऑप्शन में यही था कि क्या ये ओजोन डिप्लीट करते हैं, दूसरा ये ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल इनका सबसे बहुत ज्यादा होता है। यस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऑल्दो ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन इनका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, समझ रहे हो? ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट, इनका बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तो किगाली एग्रीमेंट आई थिंक जो 2017 के आसपास हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वो ये कहता है कि हमें जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज डाउन करना है। फेज डाउन करने की बात की है, कंप्लीट फेज आउट की इन्होंने भी बात नहीं की। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बैन के बाद एज एन अल्टरनेटिव यूज किया जाना लगा था रेफ्रिजरेशन के लिए, समझ रहे हो? तो आंसर इज वन ओनली। राइट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। मैं इस वाले उसको उतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब बहुत सारी चीजें अब रिपीट हो रही है। हमने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं कि ये सब चीजें रिपीट हो रही है। नाइट्रोजन साइकिल में 2 बार करवा चुका हूँ इसी सीरीज में, पीछे जाकर के देख लेना। बस ये उन्होंने थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया और हिंट उन्होंने दे दिया कि हम जो है ये ओनली वन ओनली थ्रू वाले हम पूछने वाले हैं कि नाइट्रोजन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिएटेड केमिकल रिएक्शंस इन एक्वेटिक एंड सॉइल एनवायरनमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि नाइट्रो, अब ये ना ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनाई थी, वो आपसे फैक्चुअल नहीं पूछ रहा कुछ भी, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग NH3, ठीक है, अमोनिया टू दिस NO3, ठीक है। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अभी स्टैंड बाय मोड में रखो। सारी स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ लो कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कॉजेज रिडक्शन ऑफ NO3, है ना, and NO3 to NO2 followed by recycling of N2 to atmosphere। आगे देखो, denitrification converts molecular N2 to into fixed form as ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, समझ रहे हो? अब देखो ये वाली जो चीज है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, समझ रहे हो? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इस स्टेटमेंट के साथ ज्यादा मैच करता है, समझ रहे हो? और दूसरा कि मान लो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, इसका यूज हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये होना चाहिए ना कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन आपकी फिक्स हुई है उसको एनवायरनमेंट में भेजना, उसको एटमॉस्फेयर में भेजने का प्रोसेस, उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन सेकंड स्टेटमेंट के साथ ज्यादा जाता है, ठीक है। ये इसमें यही सारी तोल मोल इसमें की गई है, समझ रहे हो, झोल किया गया है। फिर नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ लगता है। तो आपके जो आंसर है वो नन है एक्चुअली। ये इन्होंने इस तरीके से फ्लिप कर दिया ऊपर नीचे सारी ये स्टेटमेंट इकट्ठा, और आम, और ये लॉजिक बेस्ड है। जिसने ये शब्द पकड़ लिए उसको ये जानने की जरूरत ही नहीं है यार कि ये केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किसी को पता नहीं है, समझ रहे हो? और ना ही रखने हैं आपने ये याद। नाइट्रोजन साइकिल, बेसिक साइकिल ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, इसको, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हम आगे पढ़ेंगे वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, फिक्स कर देता है, बेसिकली NH3 में ये कन्वर्ट कर देगा। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है इसको NO2 में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हो? ठीक है, सॉरी, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसे NO3 में, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा बेसिकली वो, समझ रहे हो? और ये इसको जो है इसको यूज करेंगे, फिर प्लांट इसको यूज करेंगे, प्लांट डायरेक्ट अमोनिया को नहीं करते वो यूज। फिर जब, है ना, कुछ एक जो ये अब सॉइल में आपके बच गया, वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको खाएगा और ये डीनाइट्रीफाई करके N2 को वापस एनवायरनमेंट में भेज देगा। यही प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा जो इन्होंने इसमें, ठीक है, तालमेल किया हुआ था। अगर आपको ये कुछ भी याद नहीं रखता है, कुछ आपने ध्यान में नहीं रखना है, बस ये है कि नाइट्रोजन की जो, ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर्म है उसे फिक्स किया जा रहा है पहले, फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया को नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर इसे डीनाइट्रीफाई करके वापस फिर से एयर में भेजा जा रहा है, सिंपल बात है।
राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हमने लिखे हुए हैं, एक ही स्लाइड में ये सारे मुझे मिले और नेचर जर्नल का लिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें डाउटफुल आपने नहीं रखना है। जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे हमने जो साइंस एंड टेक का हमने लेक्चर 3 देखा, उसमें हमने देखा कि पोंगामिया जैसे कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो कि हम आजकल उगा रहे हैं बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो नाइट्रोजन भी साथ में फिक्स करे जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर पेड़ पौधे हैं जो दो तरीके से, कुछ होते हैं एरोबिक, मतलब जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कुछ होते हैं अनएरोबिक, ठीक है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन ये देख लेना अपने हिसाब से, स्पेलिंग एरोबिक अनएरोबिक, ठीक है। ये मैं फ्लो में कुछ भी इस तरीके से इसमें लिखा जाता है। तो एरोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, अनएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम कर रहे हैं, राइट। तो जो भी आप देखेंगे, जैसे मीथेन, मीथेन जहाँ पे होगा, ये जो मीथेन, मीथेन मिथेनोबैक्टर हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है, मेथनोकोकस हुआ, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। लेकिन ये ना नॉर्मली फ्री लिविंग तो है ही है, लेकिन अनेरोबिक है, ये याद रखना। जहाँ जहाँ मीथेन मीथेन की बात आएगी ना, समझ लेना कि भाई साहब वो अनेरोबिक है। मतलब एयर की एब्सेंस में हमेशा मीथेन तो हमेशा एयर एयर की एब्सेंस में ही प्रोड्यूस होगी आपकी। फिर ये जो नॉस्टॉक है और एनाबेना है, ये याद रखना फ्री लिविंग है, ठीक है। मतलब बिना किसी जड़ों में रहे हुए ये फ्री लिविंग है आपके, ठीक है। और ये साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, एक तरीके के शैवाल होते हैं ये नॉस्टॉक एनाबेना, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। अब वो क्या चीज़ें हैं, अगर ये भी आपको पता नहीं है प्राइमरी प्रोड्यूसर वगैरह, तो आप एक बार जाकर के एनवायरनमेंट अच्छे से कवर कर लो यार। फिर कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया भी है, जैसे सेडोमोनास हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, इनके आपको नाम पता होने चाहिए मिनिमम। वो आपसे ये पूछेंगे कि इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, तो ये भी एरोबिक है। अनएरोबिक आपने जो दो मेन रखने हैं वो ये मीथेन मिथेनोकोकस वगैरह हो गया, ठीक है। ये मीथेन मीथेन जहाँ पे आएगा, वो आपने याद रखना है कि नॉर्मली वो अनएरोबिक होंगे, राइट। तो ये डी सल्फोवाइबिरियो, ठीक है। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम है, ये एक तरीके से, ठीक है, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के तौर पे काम करते हैं। ये भी फ्री लिविंग है, अनएरोबिक है, राइट। ये आपने ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट फ्री लिविंग कौन से है बैक्टीरिया, मतलब प्रोसेस का कम से कम ध्यान रखना है कि डी सल्फोवाइबिरियो अगर नीचे लिखा या फिर क्लोस्ट्रीडियम लिखा, तो एकदम हैरान मत हो जाना कि ये है क्या चीज। समझ लेना कि ये बैक्टीरिया की स्पीशीज है। और राइजोमियम तो आपको पता ही है, जहां जहां राइजो राइजो आया मतलब जड़ की बात हो रही है, राइजोस्फीयर, राइजो का मतलब ही होता है जड़ें जो नीचे आपकी रहती है, ठीक है। राइजोबियम, फ्रेंकिया, ये आपके नॉर्मली ये आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, किसके साथ, पेड़ों की जड़ों में ही मिलते हैं आपको, फ्रेंकिया हो गया, राइजोबियम हो गया। तो ये चीजें कुछ पता होनी चाहिए। और ये देखो, ये 2021 का पेपर उठा करके देख लेना, उन्होंने सेम चीज वहां पे, ठीक है, सवाना वगैरह पे सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। डिफरेंट बायोम पे क्वेश्चन पूछा है कि ट्रॉपिकल जो सवाना बायोम है इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज। ये बिल्कुल 2021 का जो पेपर है सेम वहां से उठाई हुई है, समझ रहे हो। वहां उन्होंने यही पूछा था कि सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड में जो घास है वो ज्यादा मिलती है, वो किस वजह से है। तीन चार उन्होंने फैक्टर दे रखे थे कि इसमें क्या क्या रोल प्ले करते हैं कि यहाँ पे प्लांट ट्री ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो वो सेम उन्होंने स्टेटमेंट वहां से उस क्वेश्चन से उठाई है। दूसरा, कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम इज अ हाई अल्टीट्यूड रीजन इन हिमालय। हो सकता है, अभी जरा स्टैंड बाय मोड में रखो, कि टेम्परेट कोनिफोरस फॉरेस्ट इज फाउंड इन वेरी ड्राई एटमॉस्फेयर वेयर टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम वेरी कोल्ड टू वेरी हॉट। भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो कोनिफेरस है, ये कोनिफेरस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लगभग, ठीक है, लगभग कम से कम 3-4 महीने के स्पैन में इनको बर्फ का सामना करना पड़ता है, तभी ये इस तरीके के पौधे बने हुए हैं। एडेप्टेशन है ये एक तरीके की, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर बहुत रहता है। ये जो आपके देवदार जैसे पेड़ हैं, इन्हें कहते हैं कोनिफेरस, और ये बहुत हाइट में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गई, थर्ड स्टेटमेंट गई, ये सीधे आपको हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गई। फिर अब हमें यहाँ पे बता रहा है कि दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है ही है, तो हमें इसे वेरीफाई करना ही नहीं है। अगला, कि टुंड्रा बायोम इज फाउंड इन पोलर रीजन्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ट्रीज, ड्वार्फ प्लांट्स एंड स्पॉन्जी वगैरह, ये बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी। अब टुंड्रा भी दो तरीके का होता है, ये इन्होंने सिर्फ पोलर रीजन की बात कही। एक होता है आपका अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा पहाड़ों में, ठीक है, ऊंचाई में पाया जाता है टुंड्रा वनस्पति, जहाँ पे पानी इनको कम मिले। तो अल्पाइन टुंड्रा जो है, यहाँ पे आपको जो श्रब्स मिलेंगे उनकी जड़ें बहुत डीप होती है, क्योंकि उन्हें पानी नीचे से खींचना होता है बहुत। एक होता है आपका आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है, जो पोलर रीजन में स्पेशली आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा के जो मेन मेन जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली स्पॉन्जी वगैरह प्लांट होते हैं, और ऐसे प्लांट जिनकी जड़ें नीचे डीप पेनेट्रेट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि नीचे परमाफ्रॉस्ट है भाई, परमानेंटली फ्रोजन एरिया है नीचे, जड़ें कहाँ ही नीचे घुसेगी, तो उनकी जड़ें डीप नहीं होती है। अल्पाइन जो टुंड्रा है उनकी जड़ें डीप होती है। तो कुछ है ना, कुछ बेसिक बायोलॉजी के आप सोच के भी कर सकते हैं। मान लो कोई अगर बोले आपको कि हाँ, जो ट्रॉपिकल
फॉरेस्ट है उनकी जड़ें क्या डीप होगी? नहीं होगी भाई, पानी उनके पास मुंह के पास मिल रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। पानी जब मुंह के पास मिलेगा, आप क्यों मतलब हैंड पंप जाकर के नीचे से आप खींच के पानी लाएंगे ऊपर धरती में? नहीं, उनकी जड़ें शैलो होंगी, है ना। इसीलिए जिनकी जड़ें शैलो, भाई साहब, वो पेड़ जल्दी गिरते भी हैं। इसी के साथ अंत करते हैं आज के सेशन का। आई होप ये थोड़ी हेल्प की होगी आपको, और कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करो 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 करो, कुछ पूछा जाए तो करो, रिकमेंड करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। साइंस एंड टेक में एनरोल करना है, करो। टेक केयर, बाय बाय, मजे करते रहो।